अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट बिजनेस लॉ में जो आज हमारा टॉपिक है वो है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, जिनको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि बिजनेस और ट्रेड में पेमेंट के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे ट्रेडिंग लोकल हो या इंटरनेशनल हो। बोथ ट्रेडिंग के अंदर हम जो मोड ऑफ पेमेंट के तौर पे इंस्टेड ऑफ कैश इंस्ट्रूमेंट जिनको बायर और सेलर फ्रीक्वेंटली एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको एक फर्द से दूसरे फर्द को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन कैश पर भी होती हैं, बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट होती हैं। यही वजह है कि चाहे ट्रेडिंग डोमेस्टिक ट्रेड हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो, तमाम ट्रेड्स के अंदर जो है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का रोल बहुत अहम होता है, जिसकी बुनियाद पर बायर और सेलर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में कामयाब होते हैं। तो डिटेल में हम इसमें देखेंगे कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इनके एसेंशियल्स क्या होते हैं और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो बिजनेस एक्टिविटी कंप्राइजेस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट्स अलाउ कैश इनफ्लो टू बिजनेसेस। इट इंक्लूड बोथ क्रेडिट एंड कैश ट्रांजैक्शन। बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बुनियाद पर होती हैं, जिसमें एक्सचेंज होती है, एक तरफ सेलर होता है, एक तरफ बायर होता है। सेलर गुड्स को सेल करता है तो गुड्स एक्सचेंज होती हैं, और इस गुड्स के अगेंस्ट जो है वो जो पेमेंट रिसीव करता है वो कैश या क्रेडिट दोनों तरह की हो सकती है। इसमें जो कैश भी ट्रांजैक्शन होती हैं और क्रेडिट भी ट्रांजैक्शन होती हैं। It is not possible to all business to carry transaction in ready cash, so they prefer credit transaction. It is also called as future cash. बिजनेस में जब ह्यूज लेवल पर ट्रेडिंग होती है, जिनके वॉल्यूम ऑफ गुड्स ज़्यादा होते हैं, जिनकी पेमेंट के अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो कैश ट्रांजैक्शन करें। यही वजह है कि उनके लिए एक कन्वीनियंट ऑप्शन मौजूद होता है कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन करें, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में फ्यूचर कैश कहते हैं, फ्यूचर में रिसीव होने वाला कैश। These future transaction credit done with the help of documents called as a negotiable instrument। ये जितनी भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन होती हैं, इनको जिन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर एक्सेप्ट किया जाता है, जिनकी बुनियाद पर इन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है, इन डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द के नाम पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है।
The law relating to the negotiable instrument is contained in the Negotiable Instrument Act 1981. The act came into force on 1st March 1982. क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट से जो लॉ की डेवलपमेंट है, इस लॉ की डेवलपमेंट हुई थी एक्ट 1981 के तहत 1981 में, जबकि इस लॉ पर जो इम्प्लीमेंट शुरू हुआ वो था, उसकी डेट थी 1 मार्च 1982। मीनिंग एंड डेफिनेशन की अगर हम बात करें, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो द वर्ड नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफर बाय डिलीवरी and the word instrument means written documents. The word negotiable means transfer by delivery, यानी इसको डिलीवरी के जरिए ट्रांसफर किया जा सकता है, and the word instrument means the written documents. इंस्ट्रूमेंट हम बुनियादी तौर पे वर्ड वहाँ यूज़ करते हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट जो कि ओरल नहीं बल्कि ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में होते हैं, रिटर्न फॉर्म में होते हैं। A negotiable instrument is an instrument which entitle a person holding to the sum of money and which is transferable from one person to a person by mere delivery like cash. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो डेफिनेशन है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि फ़र्द के नाम पर होता है और इसका जो इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू होती है वो उसके ऊपर लिखे गए अमाउंट यानी कैश के बराबर होती है, और ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे एक शख्स से दूसरे शख्स के नाम पर इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 13 according to the section 13A of in Act 1982, negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange, or check payable to bearer, whether the word to bearer appear on the instrument or not. सेक्शन 13A के मुताबिक जो है हमारे पास जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसमें हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मौजूद है बिल ऑफ एक्सचेंज मौजूद है, उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रोमिसरी नोट मौजूद है, उसके बाद हमारे पास चेक पेबिल, चाहे वो बैरियर हो या कैश हो, बैरियर हो या क्रॉस हो, ये तमाम जो हमारे थ्री टाइप्स हैं ये हमारी 90 एक्ट 1981 के तहत जो है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनको कहा जाता है। एसेंशियल एलिमेंट फीचर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एसेंशियल एलिमेंट की अगर हम बात करें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तो उसमें सबसे फर्स्ट है इट मस्ट बी इन राइटिंग। चाहे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक हो, चाहे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रोमिसरी नोट हो, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, इसकी जो सबसे मेन बुनियादी कंडीशन है वो ये है कि इसका तहरीरी होना है, यानी रिटर्न फॉर्म ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में होना ज़रूरी है। रिटर्न फॉर्म में और तहरीरी शक्ल में इसका होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी पेमेंट जो है फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम में होनी होती है। तो कोई भी चेक, प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज अगर ओरली हो तो 1981 के एक्ट के तहत इसको क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट तस्लीम नहीं किया जा सकता। इस मस्ट बी साइन बाय द मेकर और ड्राइवर। ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की लीगल पोजीशन उस वक्त कंप्लीट होती है जब इस पर इसको बनाने वाला सिग्नेचर करता है। अगर इसमें बनाने वाला यानी मेकर, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ड्रायर कहते हैं, उसका साइन ना हो तो इसकी हैसियत सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर की होती है, इसको लीगल रिकग्निशन हासिल नहीं होती। तो यही वजह है कि सेकंड अहम कंडीशन ये है कि इस पे साइन बनाने वाले का होना बहुत है। देयर मस्ट बी एन अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे। इसके अंदर जो ऑर्डर होता है, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो चाहे वो चेक हो, उस ऑर्डर को डेफिनेटली तौर पे अनकंडीशनल होना चाहिए। यानी अगर ऑर्डर के साथ कोई कंडीशन लगा दी जाए
तो कानून यानी लॉ इसकी इजाज़त नहीं देता, और कंडीशनल को हम कभी भी 1981 एक्ट के तहत क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट तस्लीम नहीं कर सकते। तो ये इसकी तीसरी अहम कंडीशन है कि इसको अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी इसके साथ कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। पेमेंट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, और ऑर्डर जो है सिर्फ और सिर्फ किसी रकम के मुतालबे का होना चाहिए, यानी किसी पैसे की डिमांड का होना चाहिए, किसी और डायरेक्शन में, किसी और रिक्वायरमेंट में, किसी और पर्पस के लिए ऑर्डर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये एक इसकी चौथी मेन कंडीशन है कि ऑर्डर शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ डिमांड मनी, जिसमें हम पैसों की डिमांड करते हो, कैश की डिमांड करते हो, फाइनेंस की डिमांड करते हो। इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी पेबल एट अ टाइम, और इंस्ट्रूमेंट जो भी बनता है उसमें एक फ्यूचर डेट ऐड होती है, और उस फ्यूचर डेट के ऊपर उसकी मेच्योरिटी कहलाती है। तो इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी पेबल एट टाइम, यानी जब उसकी मेच्योरिटी आ जाए तो वो इंस्ट्रूमेंट उसके उस वक्त उसकी पेमेंट करना ज़रूरी होता है। यानी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में टाइम का रोल भी बड़ा अहम है। अगर किसी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में क्लियरली टाइम मेंशन नहीं है तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को भी इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जिसको एक्ट 1981 के तहत लीगल रिकग्निशन हासिल नहीं होती। चाहे चेक हो, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे प्रोमिसरी नोट हो, उसके ऊपर जो है स्पेसिफिक टाइम फॉर फ्यूचर डेट होना बहुत ज़रूरी है कि उसकी मेच्योरिटी 1 वीक हो, आफ्टर 1 वीक होगी, 1 मंथ होगी, आफ्टर 3 मंथ होगी, 6 मंथ होगी, या 1 ईयर होगी। तो टाइम का इसमें मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। द ड्राइवर मस्ट बी नेम्ड। चेक बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ये खास तौर पे कंडीशन अप्लाई होती है, और प्रोमिसरी नोट के अंदर ये कंडीशन खास तौर पे अप्लाई होती है कि जिसके नाम पर बनाया जाए उसका डेफिनेटली तौर पे कोई स्पेसिफिक नाम हो। यानी ड्राइवी मस्ट बी नेम एक रियलिस्टिक पर्सनैलिटी हो, जिसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, जिसको रिकग्नाइज किया जा सके, जो फिजिकली एग्जिस्टेंस रखता हो, कोई आर्टिफिशियल या फेक ना हो। तो ये उसका इसके ऊपर नाम होना बहुत ज़रूरी है। In case of transfer, transferee receives negotiable instrument in good faith or for value. जब ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट किसी एक फर्द से दूसरे फर्द को ट्रांसफर किया जाता है, और वो दूसरा फर्द इसको इस बुनियाद पर कबूल यानी एक्सेप्ट कर लेता है, रिसीव कर लेता है कि इस पे दर्ज जो रकम है वो फ्यूचर में मिलेगी, इसको कहते हैं ट्रांसफर इन गुड फेथ और फॉर वैल्यू। तो ये वो एसेंशियल्स हैं जो कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनका पूरा होना, जिन इन एसेंशियल के बगैर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट नहीं होते। अब हम बात करेंगे प्रीजम्पशंस अबाउट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 118 एंड 119। प्रीजम्पशंस जो है रिलेटेड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है। सबसे पहले कंसीडरेशन सेक्शन 118A के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कंसीडरेशन से रिलेटेड डिटेल इसमें मौजूद होती है। सेकंड है डेट, सेक्शन 118B डेट से रिलेटेड डिटेल इलस्ट्रेट करता है, बयान करता है कि इसकी डेट और इसकी जो डेट से रिलेटेड शराइत हैं वो क्या होनी चाहिए। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस सेक्शन 18C के
एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट एक पार्टी से जब दूसरी पार्टी को एक्सेप्टेंस के लिए भेजा जाता है तो उसके अंदर टाइम कितना अवेलेबल होता है, टाइम कितना उसमें कंज्यूम होना चाहिए, ये डिटेल हमें सेक्शन 18C में मिलती है। टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की ट्रांसफ़र से रिलेटेड टाइम की जो कंडीशन है वो सेक्शन 18D में मौजूद है। ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की इंडोर्समेंट के ऑर्डर से रिलेटेड जो डिटेल है वो सेक्शन 18E है। स्टेम स्टेम इस पे कौन कौन सी ऐड होनी चाहिए वो सेक्शन 18F डिटरमाइन करता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स, एक फर्द से दूसरे फर्द को जब ये मुंतकिल या ट्रांसफ़र किया जाता है उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन सेक्शन 18G में मौजूद है। प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट, अगर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाएं और इनको प्रोटेस्ट किया जाए यानी इनकी रिकवरी के लिए कोई कार्रवाई की जाए उससे रिलेटेड जो डिटेल है वो सेक्शन 119 के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की टाइप्स कितनी है। तो बुनियादी तौर पे दो तरह के ग्रुप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें एक ग्रुप वो है जिसमें नेगोशिएबल बाय स्टेचू, इसमें प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है और चेक है। यही वो सबसे ज़्यादा फेमस, कॉमन एंड जनरली यूजेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि लोकल और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको हम नेगोशिएबल बाय स्टेचू कहते हैं। नेगोशिएबल बाय कस्टम और यूजेज के लिहाज से हमारे पास है हुंडीज, ये भी हमारे पास क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की एक टाइप्स है। शेयर्स वारंट, ये भी हमारे पास क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की एक टाइप्स है। डिविडेंड वारंट्स, ये भी हमारे पास क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की टाइप्स है। बैंक ड्राफ्ट, ये भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स की टाइप है। सर्कुलर नोट, ये भी हमारे पास क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की एक टाइप्स है। बैरियर डिबेंचर, ये भी हमारे पास क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की टाइप्स है। डिबेंचर और पोर्ट ट्रस्ट, ये भी हमारे पास क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की टाइप्स है। एंड देन रेलवे रिसिप्ट, डिलीवरी ऑर्डर, ये भी हमारे पास क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। तो टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हमारे पास मौजूद है नेगोशिएबल बाय कस्टम और यूजेज, हुंडीज। हुंडीज के अंदर हम देखते हैं हुंडीज वर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट इवैल्यूएटेड इन इंडिया और पाकिस्तान। These were used in credit transaction. Technically, a hundi is an unconditional order in return made by a person directing another person to pay a certain sum of money to a person named in the order. हुंडी वो तरीक़ाकार ऑफ पेमेंट है जिसके अंदर बुनियादी तौर पर तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। इन तीन पार्टीज में से एक वो पार्टी होती है जो फंड या कैश या फाइनेंस ट्रांसफर करने वाली होती है यानी जो पैसे भेजने वाला है। दूसरी वो पार्टी होती है जिसको वो पैसे देने होते हैं यानी जो इस कैश या इस पे हुंडी पे लिखे गए अमाउंट को थर्ड पार्टी यानी जो रिसीवर है उस कैश का उसको ट्रांसफर करता है। तो बुनियादी तौर पे इसमें तीन लोग शामिल होते हैं, एक पैसा यानी कैश सेंड करने वाला, दूसरा उसको ट्रांसफ़र करने वाला और तीसरा उसको रिसीव करने वाला। हुंडी इंस्ट्रूमेंट जो है ये बुनियादी तौर पे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फ़ंड को फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसके ज़रिए हम सिक्योर और सेफ वे में फ़ंड और कैश को ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारे पास शेयर्स वारंट्स। शेयर वारंट इज़ लाइक एन ऑप्शन issued by a company that gives the holder the right to buy stock from the company at the specific price within the certain designated time period. शेयर वारंट भी हमारे पास एक टाइप्स ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर शेयर वारंट को हम एक ऑप्शन के तौर पे इशू करते हैं जिसमें कंपनी जो है एक इख्तियार देती है, एक अथॉरिटी देती है होल्डर को कि वो स्टॉक को एक स्पेसिफिक प्राइस के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर परचेज कर सकता है। तो इस दौरान में जब तक वो टाइम फ्रेम के अंदर वो उसको परचेज करता है और उसकी वो पेमेंट नहीं करता तो वहाँ पर जो ये हमारे शेयर्स वारंट्स होते हैं
यानी ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो शेयर्स खरीदे गए हैं उसकी फ्यूचर में पेमेंट की जाएगी। उसके बाद हमारे पास है डिविडेंड वारंट्स। अ डिविडेंड वारंट इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच कंपनी पे डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ मनी बैक टू इट्स शेयर होल्डर फ्रॉम द टाइम। डिविडेंड वारंट वो वारंट्स हैं जो कि कोई भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यूज करती है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के लिए। बुनियादी तौर पे जब कंपनी फौरी तौर पे डिविडेंड की मद में अपने शेयर होल्डर को कैश ट्रांसफर करने की पोजीशन में नहीं होती, तो वो उन्हें उनके डिविडेंड की वर्थ के डिविडेंड वारंट दे देती है, जो प्रूव होते हैं कि स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में उस डिविडेंड वारंट पे लिखे गए अमाउंट के मुताबिक उन्हें कैश रिसीव हो जाएगा। बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट, a banker's check or banker draft is a check where the funds are withdrawn directly from a banker's, not from an individual accounts। बैंक ड्राफ्ट भी एक हमारे पास आइडियल वे ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके अंदर हम एक बैंक से दूसरे बैंक में कैश को डिमांड करने के लिए या कैश को डिलीवर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसमें किसी इंडिविजुअल के अकाउंट्स के बजाय एक बैंक दूसरे बैंक को ऑर्डर जारी करता है कि थर्ड पार्टी को पेमेंट अदा कर दी जाए। नॉर्मली बैंक ड्राफ्ट को भी लोग ट्रेड के अंदर फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। Download what is the banker draft? What does banker draft means? Banker draft means and explanation. Circular note or circular note is a written request by a bank to its foreign correspondent to pay a specified sum of money to a name of persons. The correspondent must be satisfied of the identity of the applicant before payment and the requested proof of such identity। बुनियादी तौर पे सर्कुलर नोट जो है एक रिटर्न रिक्वेस्ट होती है जो बैंक फॉरेन बैंक को जारी करता है कि स्पेसिफिक शख्स जो कि रिकग्नाइजेबल होना चाहिए उसको उस सर्कुलर नोट पे लिखे गए अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री इंक्वायरी। यानी जब ये बात प्रूफ हो जाए कि जिस शख्स के नाम पर ये पैसे ट्रांसफ़र या जिसको पेमेंट करनी है वो अपने आइडेंटिफिकेशन क्लियरली शो करे तो उसको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। Barrier debentures, the debenture which are payable to the barrier or whose names don't appear in the register of the debenture holder are known as the barrier debentures। बैरियर डिबेंचर्स वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो पेबल होते हैं बैरियर्स या जिनके नाम पर, और ये रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर नोन एज अ बैरियर डिबेंचर, जिसके पास ये होते हैं उसको इसकी पेमेंट कर दी जाती है। यानी जो भी इस डिबेंचर का होल्डर होता है वो ऑनर ऑफ डिबेंचर कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेलवे रिसिट विच आर इशू अंडर द सेक्शन 65 ऑफ द रेलवे एक्ट 1989। जब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे रूट को यूज करते हैं और जब रेलवे रूट के जरिए कोई गुड्स एक शहर से दूसरे शहर या एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसफर करते हैं तो उन गुड्स की डिटेल रेलवे रिसिट के अंदर शामिल होती है। फॉर इंस्टेंस गुड्स की क्वालिटी क्या है, गुड्स की क्वांटिटी क्या है, गुड्स की वैल्यू क्या है, ये तमाम डिटेल उसके ऊपर दर्ज होती है और ओवरऑल उस कंसाइनमेंट या उस स्टॉक की जो ओवरऑल वर्थ ऑफ वैल्यू वो क्या है। आम तौर पे बिजनेस में फीओ एंड फार ट्रेडर जो है रेलवे रिसिट को भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं और इसको भी हम कैश की जगह पे एक्सेप्ट करते हैं। इसके लिए जो हमारे पास सेक्शन 65 है और सेक्शन एक्ट 1989 है वो डिटरमाइन करता है कि क्या शराइत और कंडीशन होने चाहिए रिगार्डिंग द रेलवे रिसिट। डिबेंचर ऑन बम्बई
पोर्ट ट्रस्ट, या इसको हम कराची पोर्ट ट्रस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वो कंडीशन है जिसको अकॉर्डिंग टू नीड ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेगोशिएबल बाय स्टेटेड प्रोमिसरी नोट, जो कि बुनियादी तौर पे हमारे पास नेगोशिएबल स्टेटेड जो है प्रोमिसरी नोट है, चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। ये वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम फ्रीक्वेंटली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसको यहीं से स्टार्ट करके हम जो है नेगोशिएबल बाय स्टेटरी और प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे। अगर आज की क्लास को हम रिव्यू करें तो आज की क्लास में जो जो हमने डिस्कस किया है उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, यानी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, उसका डिटेल हमने इंट्रोडक्शन किया। फिर हमने देखा मीनिंग एंड डेफिनेशन कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं और इनके मीनिंग्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा एसेंशियल ऑफ एलिमेंट ऑफ फीचर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो क्या क्या एसेंशियल्स हैं जो कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होनी चाहिए। ये तहरीरी तौर पे होना चाहिए, इसमें बनाने वाले का साइन होना चाहिए, इसमें ऑर्डर जो है अनकंडीशनल होना चाहिए, इसमें ड्राइवी जो जिस शख्स के नाम पे बनाया जा रहा है वो रियलिस्टिक पर्सनैलिटी होना चाहिए, और ये गुड फेथ और फॉर वैल्यू के लिए होना चाहिए। फिर हमने बात की प्रिजम्पशंस अबाउट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 118 एंड 119। ये वो लॉज हैं, सेक्शन 18A, सेक्शन 118B, 118C, 118D, 118E, 118F, 118G एंड 119, जो कि डिटेल एक्सप्लेन करते हैं रिगार्डिंग द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। फिर हमने यहाँ पे देखी टाइप्स ऑफ क्रेडिट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो इसके अंदर हमारे पास बुनियादी तौर पे दो तरह के थे। नेगोशिएबल बाय स्टेटमेंट, जिसमें तीन थे, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। नेगोशिएबल बाय कस्टम और यूजेज, जिसके अंदर हुंडीज थी, शेयर वारंट थे, डिविडेंड थे, बैंकर ड्राफ्ट, सर्कुलर नोट, बैरियर डिबेंचर, डिबेंचर, कराची और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, रेलवे रिसिप्ट डिलीवरी ऑर्डर। और उसके बाद हम आ गए थे टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसकी डिटेल की, ये क्या क्या इनकी डिटेल है। और यहाँ पर आज की हमने क्लास को वाइंड अप कर दिया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम सिलसिले को यहीं से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।